हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टार इकोनॉमिक चैनल। आज के इस क्लास में हम देखेंगे 2 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनुअल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट 2023 के आपके एग्ज़ाम में ये आने वाले चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके एक पूरे 28 क्वेश्चंस का एक पूरा PDF बनाई मैं आपको, तो उसके बारे में बताती हूँ आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन आंसर को लिख के प्रैक्टिस करना है। तो आपको 9 लिखना रहता है एग्ज़ाम में, तो 9 पूरे क्वेश्चंस को आप आंसर करना बहुत इजी होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स को आप प्रैक्टिस करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका, मेंशन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखते हैं हम, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स में आए तो ये क्वेश्चन कैसा रहता है, देखो मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं विच आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोल के आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, तीनों आंसर दे रखे रहते हैं, और फिर नीचे आपको पूछते हैं ऑल ऑफ द अबो, तो आपको उधर टिक करना है ऑल ऑफ द अबो। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और फिर 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछे तो कैसा आता, मेंशन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो 3 प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट क्या है, देखो, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। इस तरह के क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। The collection of all possible combinations of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called the production possibility set. Okay, then next question is, what is opportunity cost? Opportunity cost, give the example बोल के एग्जाम में पूछते हैं इसके बारे में। लेकिन इधर मैं एग्जांपल नहीं ली, आगे 17 क्वेश्चन में इसका और एक बार रिपीट हुआ है, उसमें देखो एग्जांपल। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द सेंस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस बोल के बोलती हूँ। बोले जो क्या, ये कौन सा भी एक गुड्स का एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ रहा है, दूसरे गुड्स का एक्स्ट्रा एक यूनिट को उसको कम करना पड़ रहा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट गुड। ओके, सो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। It is a curve which depicts all possible combinations of two goods which an economy can produce with the available resources and given technology. इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। मतलब इधर एक कर्व है, ये कर्व शो कर रहा है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी के कॉम्बिनेशंस को ये कर्व हमें प्रेजेंट करने के लिए दिखाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रंटायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट। बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस इतना ही रहता, देखो, जो भी कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स, जो भी कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर्स के इनकम को अवेलेबल है ना, उसको बजट सेट बोलते हैं। मतलब क्या, कंज्यूमर्स के इनकम को इक्वल भी रह सकता है, कंज्यूमर्स के इनकम से भी कम कॉम्बिनेशंस भी, मतलब इनकम से भी कम कॉम्बिनेशंस लेते हैं हम, पूरे अवेलेबल कॉम्बिनेशंस को हम बोलेंगे बजट सेट। those are those combinations which are exactly equal to the consumers income, उसको बोलेंगे हम बजट लाइन। लाइन और बजट सेट में दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या बोले तो इसमें और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल से हम P1x1 प्लस P2x2 इक्वल आर लेस देन एम इक्वल एम आए तो उसको हम बजट सेट बोलेंगे, इक्वल एम बोल के आए तो उसको हम बोलेंगे बजट लाइन। ये 1 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन है। देखो, बहुत बार इसको राइट द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन बोल के भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन वो ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस देते हैं, तो उसको ही हमें आपको चूज़ करना पड़ता है। P1x1 बोल के याद रखना है आपको ये इक्वेशन। ओके, तो ये रहा आपका बजट सेट एंड बजट लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इन्फीरियर गुड्स। इधर तो टोटल 5 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करी, तो इसको मैं स्किप करती हूँ। आपको एक्सप्लेनेशन होना है बोले तो आप उस वीडियो को देखो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखती हूँ, तो उसको आप देख लो वीडियो। ओके, कौन कौन सा क्वेश्चन, इन्फीरियर गुड्स का, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, और स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, देन डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, देन व्हाट डू यू मीन बाय एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पूरे ऑलरेडी एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन करी, आपको एक्सप्लेनेशन होना है तो उस वीडियो में देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आइसोकाउंट। आइसोकाउंट के ऊपर बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, ये क्या है आइसोकाउंट बोले तो, एन आइसोकाउंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स।
देखो उधर हम क्या देखे थे बजट लाइन में, उधर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के इनकम के लिए था, मतलब वो कंज्यूमर के ऊपर था, इधर प्रोड्यूसर के ऊपर है। सेकंड किसको डिपेंड है बोले तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर में आने वाला। तो लेबर एंड कैपिटल दोनों का टू इनपुट से हम मैक्सिमम जो भी आउटपुट लेने, दोनों का कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं ना, उसको दिखाने वाला कर्व ही रहता है आइसोक्वांट। ओके, उसको आइसोक्वांट को बोलते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन, मेंशन द टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल के 3 टाइप्स रहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, देन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको थोड़ा याद रखना है क्योंकि 1 मार्क्स में मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन बहुत बार आया। एक साइड CRS दे के दूसरे साइड आपको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोल के देते, बहुत ही ईजी है। IRS, CRS एंड DRS तीनों को याद रखना है। इसको हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। मेंशन द टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ओके, देन नेम द शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन टोटल कितने शॉर्ट रन कॉस्ट है बोले तो 7 शॉर्ट रन कॉस्ट है। देखो आप क्या करो, एक बार ऐसा ही पढ़ते जाओ, आर्डर वाइज पढ़ेंगे तो आपको ईजी होता। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, देन लास्ट वन है आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। इसको आप MC बोल के भी लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोले तो भी चलता है, एवरेज कॉस्ट बोले तो भी चलता है। ओके, तो शॉर्ट रन कॉस्ट हमारे टोटल 7 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल 7 शॉर्ट रन। दोनों कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, लॉन्ग रन कॉस्ट ओनली 2, शॉर्ट रन कॉस्ट 7। ओके, देन लॉन्ग रन कॉस्ट, टोटल 2 लॉन्ग रन कॉस्ट रहते हैं। देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट दोनों है, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, देन ये 4th चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए कंडीशंस कौन कौन से रहते हैं। ये कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता। तीनों कंडीशंस आपको याद रखना। कैसे याद रखना, P मस्ट बी इक्वल टू MC, प्राइस हमारा मार्जिनल कॉस्ट को क्या होना, इक्वल होना, ये एक फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट Q0, मार्जिनल कॉस्ट क्या नहीं होना, Q0 में कभी भी डिक्रीज नहीं होना, ये याद रखना। और दूसरा पॉइंट है देखो, P ग्रेटर देन ABC इन शॉर्ट रन, P इज ग्रेटर देन AC, P इज ग्रेटर देन AC इन लॉन्ग रन। देखो ये याद रखना क्योंकि हम लॉन्ग रन में ABC नहीं रहता हमारा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोल के नहीं रहता लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में ये रहता। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, थर्ड कंडीशन में P इज ग्रेटर देन ABC और P इज इक्वल टू ABC हुआ तो भी चलता। देन लॉन्ग रन में क्या है, P इज ग्रेटर देन AC, प्राइस हमारा ज़्यादा होना, लॉन्ग रन में AC से ज़्यादा रहना, शॉर्ट रन में ABC से भी ज़्यादा रहना। तो ये थर्ड कंडीशन, ये तीनों कंडीशंस हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन का है। ओके, तो नेक्स्ट है देखो, गिव द मीनिंग ऑफ शट डाउन पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शट डाउन पॉइंट में क्या रहता है बोले तो, जब कॉस्ट कर्व्स रहता है ना, SMC कर्व जो रहता है ABC कर्व्स को कट करता है उसका मिनिमम पॉइंट में। इसके ऊपर मिनिमम पॉइंट के भी एक आंसर आता है आपको, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ओके, तो ये SMC कर्व कट्स द ABC कर्व बिलो द मिनिमम पॉइंट, उसके मिनिमम पॉइंट पे वो कट करता है। तो उस सिचुएशन में वो जो कट करने का पॉइंट रहता है ना, उसको हम बोलेंगे शट डाउन पॉइंट, क्योंकि उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको क्या होना है, इधर आगे प्रोडक्शन से लॉस मिलता। तो इसके लिए वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना स्टॉप करता, इसके लिए हम बोलते हैं उसको शट डाउन पॉइंट। ओके, A firm continues to produce as long as, has हुआ उधर, आप as बोल के रखो, as long as the price remaining greater than or equal to the minimum of ABC. Below the minimum point of ABC, there will be no production. So the point where SMC curve cuts ABC curve at the minimum is called the shutdown of the firm. So इसको shutdown point बोल के बोलते हैं। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, राइट द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विथ एन एग्जाम्पल। बोली थी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले तो ऑलरेडी हम डिस्कस करें उसके ऊपर, और एक एग्जाम्पल लेंगे आप। कौन सा भी एक एग्जाम्पल इधर दी मैं आपको, तो कौन सा भी एक एग्जाम्पल लेके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंशन द 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्म्स सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स एंड डिमांड का डिटर्मिनेंट्स पे रहता। अब इधर हम देखेंगे सप्लाई का डिटर्मिनेंट्स।
फर्स्ट द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स टू सप्लाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होता, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कम है तो हमारा सप्लाई कम हो सकता है, उसके ऊपर भी सप्लाई डिपेंड है, तो इसको डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट इनपुट प्राइस ज़्यादा होने से क्या सप्लाई कभी कम होता? इनपुट प्राइस ज़्यादा कम होने से सप्लाई ज़्यादा हो सकता। देन टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट का यूनिट टैक्स जो रहता है, यूनिट टैक्स के ऊपर भी सप्लाई डिटर्मिनेंट होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। ये फोर्थ वन आप ऐड करें तो भी चलता, नहीं तो नहीं। ओके, गोल्स ऑफ द फॉर्म। ओके, देन गिव द मीनिंग ऑफ प्राइस एलास्टिसिटी सप्लाई एंड राइट्स इट्स फार्मूला। हम देखे थे प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब इधर क्या है? प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब PED बोले तो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, PES बोले तो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज होने से या प्राइस में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज होने से सप्लाई में चेंजेस हो रहा, सप्लाई का चेंजेस होने का परसेंटेज क्या है या फिर प्रोपोर्शनेट क्या है, उसको हम बोलेंगे प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ proportionate change in the supply of a commodity to that of proportionate change in the price of the commodity। ओके, तो इसको हम लिखेंगे, इसका फार्मूला PES equals proportionate change in the supply divided by proportionate change in the price। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डिफाइन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। The price at which equilibrium is reached is called equilibrium price। ओके, इक्विलिब्रियम क्या होना? डिमांड का क्वांटिटी एंड सप्लाई का क्वांटिटी दोनों इक्वल होना, तो वो दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट पे प्राइस डिटरमाइन होता, उस प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस रहता, उसको ही हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। वेयर एज द क्वांटिटी बाउट एंड सोल्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, मतलब क्या है? एक प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स एग्जिस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स नंबर का फर्म्स है और प्राइस कैसा डिटरमाइन हो रहा? प्राइस इज डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इज फिक्स्ड इन परफेक्ट कंपटीशन। जो भी सप्लाई और डिमांड के फोर्स में क्या हो रहा है, इधर प्राइस डिटरमाइंड हो रहा है, क्योंकि कौन सा फर्म है इधर या फिर कौन सा मार्केट है बोले तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या हो रहा बोले तो सप्लाई और डिमांड दोनों के फोर्स के ऊपर प्राइस हमारा डिटरमाइंड हो रहा है, क्योंकि हम देखें ना इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ बोल रहे थे इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ का क्या है? इनविजिबल हैंड से या प्राइस मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, उधर प्राइस तय हो रहा। ओके, नेक्स्ट, write any two possible ways in which simultaneous shift of both demand and supply curve। डिमांड एंड सप्लाई कर्व दोनों साइमल्टेनियसली शिफ्ट हो रहा, तो उसमें ओनली दो पूछे इधर, लेकिन आपको पता है ना टोटल कितना है? 4 है। बोथ सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स, बोथ सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, या फिर नेक्स्ट कौन कौन से आते हैं? सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो ये 4 सिचुएशन हम साइमल्टेनियसली शिफ्ट में देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स का। ओके, इसके ऊपर आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता, देखो आपको क्या है, चारों पॉइंट्स को लिख के उसका शेड्यूल बना के उसका डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, वो 6 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन। देन व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल बोले तो मैं आपको बोली थी, मार्जिनल रेवेन्यू बोले तो क्या, एक एक्स्ट्रा लेबर को जो भी यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा लेबर का हम मार्केट में बेचने के बाद जो भी हमें इनकम आ रहा, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ लेबर शी गेट्स एन एडिशनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर। एक्स्ट्रा यूनिट्स को जो मार्केट में एक कौन सा भी प्रोड्यूसर एक एक्स्ट्रा लेबर को यूज़ करके प्रोड्यूस करे, उसको मार्केट में बेचने से उससे जो भी एडिशनल रेवेन्यू आ रहा, तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर, एक्स्ट्रा लेबर। ओके, देन
डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। एक्सेस बोले तो याद रखना मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। दोनों में सिर्फ क्या है, डिमांड से सप्लाई कम हो रहा तो एक्सेस डिमांड, सप्लाई ज़्यादा हो रहा और डिमांड कम हो रहा है तो एक्सेस सप्लाई। ये कैसे होता है, देखो इफ़ एट अ प्राइस, कौन सा भी एक प्राइस में, प्राइजेस कांस्टेंट है, उस प्राइस में मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन द मार्केट डिमांड, सप्लाई ज़्यादा हुआ डिमांड कम हुआ, वी से देर इज़ एन रीज़न एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एट द प्राइस। उस प्राइस में क्या चल रहा है, एक्सेस सप्लाई चल रहा है। इफ़ मार्केट डिमांड एक्सीड्स मार्केट सप्लाई एट द मार्केट एट दैट प्राइस, कौन सा भी कांस्टेंट प्राइस में, अब क्या हुआ, मार्केट डिमांड ज़्यादा हुआ और सप्लाई कम हुआ। If market demand exceeds market supply at a price, it is said that the excess demand existed in the market at that price। कौन सा भी प्राइस में डिमांड ज़्यादा हो रहा तो उसको एक्सेस डिमांड बोलेंगे, सप्लाई ज़्यादा हो रहा बोले तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हाउ वेज इज डिटरमाइंड इन द लेबर मार्केट। इधर भी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों के ऊपर वेज रेट डिटरमाइन होता। द वेज रेट इज डिटरमाइंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन बोले तो क्या, दोनों कर्व इंटरसेक्ट होते हैं। जैसे हमारा प्राइस डिटरमाइन हो रहा था ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, उसी तरह से इधर भी क्या है, वेज रेट डिटरमाइन हो रहा, सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर। द वेज रेट इज डिटरमाइंड एट द intersection of the demand and supply curves of labor where the demand for and supply of labor balance बोले तो क्या, दोनों इक्वल है, मतलब मार्केट में, मार्केट इन द सेंस जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए उनको लेबर होना है वो क्या हायर 10 लेबर को हायर करने के लिए चाह रहा है, और उसी टाइम पर ना अवेलेबल लेबर भी कितना है, 10 है, तो उस टाइम दोनों इक्वल है ना, प्रोड्यूसर 10 लेबर को हायर कर रहा है और अवेलेबल लेबर काम करने के लिए जितना लेबर रेडी है तो 10, दोनों इक्वल है, बैलेंस है, तो उस टाइम पे जो भी रेट तय होता है वेज का उसको हम बोलते हैं वेज रेट। डिटरमाइंड इन द वेज रेट मतलब लेबर मार्केट में दोनों इक्वल, एक पर्टिकुलर वेज रेट में दोनों इक्वल है, सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर दोनों इक्वल है, तो उसको इंटरसेक्शन प्लेस पे क्या तय हो रहा बोले तो वेज रेट। लेकिन इसमें भी सेम ना, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई जैसा हो रहा हमारा गुड्स के सिचुएशन में, उसी तरह काम करने के लिए लेबर ज़्यादा रेडी है तो वेज रेट कम होता, लेबर कम है बोले तो वेज रेट ज़्यादा होता, तो इस तरह के सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द मीनिंग ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड। कब मिलता हमें एवरेज रेवेन्यू बोले तो, हर एक पर यूनिट ऑफ, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द फर्म पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड। हर एक यूनिट को बेचने से मतलब क्या, टोटल कितना रेवेन्यू हमारा और टोटल कितना हम गुड्स बेचे। AR का क्या है फॉर्मूला, TR डिवाइडेड बाय Q। ओके, क्वांटिटी कितना बेचा, टोटल रेवेन्यू कितना, उससे डिवाइड करने से हमें आने वाला कौन सा, एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू एक एक्स्ट्रा यूनिट, वन मोर यूनिट, एडिशनल यूनिट। मार्जिनल रेवेन्यू बोले तो आपको क्या रखना है कि एडिशनल यूनिट बेचने से जो भी रेवेन्यू हमें आ रहा है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू द एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, राइट द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड गिवन एन एग्जांपल। Monopolistic competition is a market structure where the number of firms is large. There is a free entry and exit of firms, but the goods produced by them are not homogeneous. Monopolistic, monopolistic बोले तो क्या है, इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कंपटीशन में क्या रहता बोले तो, नंबर ऑफ फर्म्स इज लार्ज, फर्म्स के नंबर जो रहते हैं वो बहुत ही लार्ज रहते हैं, लेकिन उसमें क्या है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ये दोनों उसका फीचर्स हैं। उसके साथ साथ जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं ना, वो प्रोड्यूस गुड्स कैसे रहते हैं, नॉट होमोजीनियस, एक साथ नहीं रहते, उसमें डिफ्रेंशिएटेड गुड्स रहते हैं, डिफ्रेंशिएटेड गुड्स रहते हैं, तो उस तरह के कंपटीशन को हम बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फॉर एग्जांपल देखो, आप बिस्किट में कितना डिफ्रेंशिएट रहते हैं, एक तरह के बिस्किट्स नहीं देखते हम,
तो उसके लिए एग्जांपल इज़ बिस्किट प्रोड्यूसिंग फर्म, शैम्पू प्रोड्यूसिंग फर्म, सोप प्रोड्यूसिंग फर्म्स, ये पूरे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो एग्जांपल्स हो सकते हैं। मतलब लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे लार्ज फर्म्स हैं। और दूसरा क्या है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कौन सा भी दूसरा फर्म के लिए कोई बैरियर्स नहीं, जैसे हम मोनोपोली में बैरियर्स देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन देखते हैं, लेकिन इधर कौन सा भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है रहता। लेकिन जो भी प्रोड्यूस करते हैं ना उसमें डिफ्रेंशिएट गुड्स रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, नॉट होमोजीनियस। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल याद रखना, कौन सा भी लिखें आप। एग्जाम्पल इज बिस्किट प्रोड्यूसिंग फर्म्स, शैम्पू प्रोड्यूसिंग फर्म्स, कुछ भी, फेस पैक प्रोड्यूसिंग फर्म्स, व्हाट इट मे बी। नो, आजकल जो भी मार्केट हम देख रहे हैं ना वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मार्केट हम देख रहे हैं। ओके, देन राइट द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। अब आया देखो, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली बोले तो ओनली सिंगल सेलर। फर्स्ट क्या याद रखना, मोनोपोली बोले तो क्या है, सिंगल सेलर है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं रहता, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उस गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे सिंगल सेलर। देन हाई बैरियर्स टू एंट्री, दूसरे फॉर्म का एंट्री के लिए बहुत बैरियर है, इसके लिए वो सिंगल सेलर है। जैसे मोनोपोलिस्टिक में हम फ्री एंट्री फ्री एग्जिट देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एग्जिट फ्री एंट्री देखते हैं, लेकिन मोनोपोली में क्या रहता है, ये नहीं रहता। ओके, देन नेक्स्ट प्राइस मेकर। याद रखना, मोनोपोली कंपटीशन में क्या रहता, प्रोड्यूसर और जो सेलर रहता वो ही प्राइस मेकर रहता, वो प्राइस खुद तय करता। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में बायर एंड सेलर बहुत आर द प्राइस टेकर्स। ओके, इस तरह का सिचुएशन देखते हैं हम। नेक्स्ट, नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, दोनों एक ही है ना, तो फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और यूनिफॉर्म प्राइस, तो प्राइस मेकर है वो प्राइस को चेंज भी कर सकता है, या फिर सेम प्राइस में वो क्या कर सकता है बोले तो वो गुड्स को बेच सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन, तो ये पूरे आपके टोटल 28 क्वेश्चंस जो है ना, तो ये 28 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको क्या पढ़ो या फिर वीडियो और बार बार देखो उसको क्या करना, आप प्रैक्टिस करो, तब आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत ही इजी होता है। टोटल 28 क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है, ये पूरे आप प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स से 6 चैप्टर के इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन और एक वीडियो में बना के मैं आपको देती हूँ, उसको भी प्रैक्टिस करना। ओके, और इधर मैं 5 क्वेश्चन आपको स्किप करी ना, उसका तो आप दूसरा एक वीडियो में है, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, वो देख के आप प्रैक्टिस कर लो। इतना प्रैक्टिस होने के बाद आप मैक्रो का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो